है। तो देखिए स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए हैं। जो फर्स्ट पिक्चर दिया है ये है 20 ईयर्स एगो का, तो 20 साल पहले का ये पिक्चर है। एंड टुडे ये आज का पिक्चर है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 20 ईयर्स एगो देयर वेर ओपन फील्ड्स अराउंड द सिटी, टुडे देयर आर न्यू कॉलोनीज देयर। तो देखिए 20 ईयर्स एगो 20 साल पहले यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, ओपन फील्ड्स, मतलब खेती दिखाई दे रही है हर जगह पे। तो इस तरीके के ओपन फील्ड्स थे अराउंड दी सिटी। लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें न्यू कॉलोनीज दिखाई दे रही। तो देखिए यहाँ पे ये रोड रेलवे ट्रैक दिख रहा है। रेलवे ट्रैक के अराउंड जो है ये पूरी हमें ओपन फील्ड दिख रही है, खेती दिख रही है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो ये रेलवे ट्रैक के अराउंड हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉलोनीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। टुडे देर आर न्यू कॉलोनीज देर वॉज अ बिग स्प्रेडिंग ट्री नियर द रेलवे गेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव हैप्पीली इन ट्री। तो जैसे कि पहले जब ट्रीज़ होते थे, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्री दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वहाँ पे बड़े ट्री होते थे तो ट्री के ऊपर क्या बैठेंगे, बर्ड्स होते थे या फिर अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते थे। लेकिन आज अगर वहाँ पे ट्री ही नहीं है तो बर्ड्स, इंसेक्ट ये रह पाएंगे क्या वहाँ पे? नहीं, क्योंकि आज बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे बन चुके हैं, लोग वहाँ पे रहने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे जो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट जो यहाँ पे फील्ड्स में रह सकते हैं वो तो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। वेयर हैव दोज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स गॉन टुडे। तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो फिर ये बर्ड्स और इंसेक्ट गए कहाँ? तो देखिए जहाँ पे ट्रीज होती है, ओपन स्पेस होती है, वहाँ पर ही तो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट रह पाएंगे। अगर वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स हो चुकी है तो वो तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह पे। नेक्स्ट अगेन आपको पिक्चर दिया है यहाँ पे सिटी, विलेज एंड यहाँ पे है फॉरेस्ट। और क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड बिटवीन अ सिटी, अ विलेज एंड अ फॉरेस्ट। तो आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है इनमें, ये आपको देखना है। तीन जो पिक्चर दिए हैं यहाँ पे उनको ऑब्जर्व कीजिए और सिमिलैरिटीज़ को देखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन देम। तो देखिए डिफरेंसेस हमें तो इजीली नज़र आ रहे हैं। तो क्या है, देखिए सिटी जो होती है यहाँ पे लोग हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है, व्हीकल्स कई सारे हमें दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। लेकिन अगर विलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें लोग कम दिख रहा है। और यहाँ पे एनिमल्स अगर आप देखोगे, देखिए साइड में फील्ड है तो वहाँ पे एनिमल्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स है। और लोग जो है कम है, इनकी संख्या जो है हमें यहाँ पे कम नंबर में पीपल है। व्हीकल्स भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लोग साइकिल भी यूज़ करते हैं गाँव में। और अगर हम जो थर्ड पिक्चर है इसको देखेंगे फॉरेस्ट, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हर जगह पे ट्रीज़ है और ट्रीज़ के ऊपर आपको ये एनिमल्स मतलब मंकी दिख रहे हैं, यहाँ पे डियर दिख रहे हैं। तो फॉरेस्ट में सिर्फ आपको क्या दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे, एनिमल्स और ट्रीज़ दिखेंगे। लेकिन विलेजेस में आपको थोड़े बहुत नंबर में तो दिख जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, ओपन फील्ड है, ट्रीज़ है। लेकिन सिटी में ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। वहाँ पे सिर्फ हमें क्या दिखती है, भीड़ दिखती है, ऊंची बिल्डिंगें, मॉल्स, दुकान, व्हीकल्स वगैरह, यही सब दिखाई देता है। तो ये आप भी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको कौन सी सिमिलैरिटीज़ और कौन से डिफरेंस दिख रहे हैं वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे दिया है द प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी प्रोग्रेस किस तरीके से की है, ये हमें यहाँ पे देखना है। मैन इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल अदर एनिमल्स। ये बात तो हम सबको पता है कि बाकी जो एनिमल्स है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है बाकी सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो ह्यूमन बींग्स है। ही मेक्स यूज़ ऑफ हीज इंटेलिजेंस टू मेक हीज लाइफ मोर कंफर्टेबल। और हमारे पास ब्रेन है सोचने के लिए, हम लोग इंटेलिजेंट है, इसीलिए हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इनके बारे में सोचते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मेक यूज़ ऑफ वॉट दे फाइंड इन देयर एनवायरनमेंट। तो जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं ये अपनी लाइफ ईजी करने के लिए या फिर जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उनको कहाँ से लेते हैं, तो नेचर से, एनवायरनमेंट से लेते हैं। बट ओनली मैन कैन केयरफुली स्टडी द थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। बाकी की जो लिविंग थिंग्स है जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये अपना खाना पीना, नेस्ट, घर जो होते हैं ये एनवायरनमेंट से ही लेते हैं। लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जैसे कि हम लोग को एज इट इज़ जैसे नेचर से मिलता है वैसे ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है ये क्या करते हैं, उस पर स्टडी कर पाते हैं, एनवायरनमेंट को समझते हैं और फिर वो नेचर से मिलने वाली चीज़ों को अपने लिए यूज़ करते हैं। ही प्रोड्यूसेस न्यू थिंग्स फ्रॉम मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट।
तो जो एनवायरनमेंट में हमें नेचुरली चीज़ें मिलती हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, उनको यूज़ करके हम नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए वेजिटेबल्स है तो एज इट इज़ वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं क्या? नहीं, उससे अलग डिशेस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। जैसे कि कपड़े हैं तो कपड़े कैसे बनते हैं? जो कॉटन आता है, जो कापूस जिसे हम कहते हैं, कॉटन जिसे कहते हैं, ये कहाँ से मिलता है? हमें नेचर से मिलता है, ये प्लांट से मिलता है। उस पर प्रोसेस करके हम लोग क्या बनाते हैं? उसका कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ, और अलग तरीके के कपड़े फिर बनते हैं, इंडस्ट्रीज बनती है जहाँ पे हमें अलग तरीके के कपड़े मिलते हैं। तो लेट अस सी हाउ, तो किस तरीके से ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट से हमें चीज़ें मिलते हैं उन्हें उनसे हम नई चीज़ें बनाते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ए स्टोरी अबाउट 150 years ago. Researchers found out how to use mineral oil. तो ये 150 साल पहले की स्टोरी है कि जब रिसर्चर्स जो है वो लोग सोच रहे थे कि मिनरल ऑयल को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा जब उन्हें मिला था। Man now had a new and useful fuel to use. He then invented some vehicles that would run on this new fuel. तो जब फ्यूल उन्हें मिला, ऑयल जब मिनरल ऑयल जब मिला तो उन्होंने वहाँ पे कौन सी नई चीज़ें बनाई? व्हीकल्स। कि किस तरीके से हम व्हीकल्स बनाएंगे जिनमें फ्यूल डालने के बाद ये व्हीकल्स रन होने लगेंगे, भागने लगेंगे, जिनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज इंक्लूड द मोटर कार, बस, ट्रक एंड स्कूटर। कि ये फ्यूल को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? मोटर कार, बस, ट्रक, स्कूटर, इन सारे व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। दे ऑल्सो डेवलप रेलवे इंजन दैट वुड रन ऑन ए कोल। और इसके बाद लोगों ने फिर रेलवे इंजन को डेवलप किया, बनाया कि जो कोल के ऊपर, जो कोयला होता है उसके ऊपर भाग सके। Previously, if one had to travel to another town, one had to walk on, ride horseback or on a bullock cart. तो पहले के ज़माने में जब व्हीकल्स नहीं होते थे तो किसी को भी अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था तो कैसे जाते थे? हॉर्स बैक, या फिर घोड़े के ऊपर बैठ के, या फिर जो बुलक कार्ट होते हैं, या फिर जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके ऊपर बैठ के जाते थे। वेरियस एनिमल्स वेर यूज टू कैरी बर्डन्स और टू ड्रॉ दी कार्ट्स। और ये जो कार्ट्स होते थे उनको खींचने के लिए, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उनको खींचने के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। नाउ वी गो बाय बस और रेलवे ट्रेन्स दैट हेल्प्स टू सेव बोथ टाइम एंड लेबर। तो देखिए, अगर हम आज व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, बस है या फिर ट्रेन है, तो इससे क्या होता है? हमें हमारा टाइम भी सेव हो जाता है क्योंकि कम टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात है कि लेबर, जो एनिमल्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो उनको कितना परिश्रम होता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इंजन काम करता है या फिर फ्यूल के ऊपर व्हीकल्स चलती है तो लेबर भी बच जाता है और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। देखिए, आपको पिक्चर में कई सारे व्हीकल्स दिए हैं, जैसे कि स्कूटर है, बस है। इस तरीके से जो लोड है उठाने के लिए ट्रैक्टर्स को यूज़ किया जाता है, देन ट्रेन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख जाएगी। We take up various schemes to make our life easier and prosperous. We build dams to satisfy our needs of water. तो देखिए, जैसे हमारी लाइफ को हम इजी करने के लिए कई सारे स्कीम्स जो होते हैं या फिर चीज़ें हैं उनको ट्राई करते हैं, बनाते हैं। वी बिल्ड डैम्स, हम लोग क्या करते हैं? डैम्स को भी बनाते हैं हमारी वाटर की जो ज़रूरत है उसे पूरी करने के लिए। वी बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड्स बनाए गए, उसके बाद रेलवे ट्रैक्स बनाए गए, जिनके कारण व्हीकल्स जो है ईजीली, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये अच्छे से हो पाए। एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी हमें प्रोडक्ट्स है, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी कुछ हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं क्योंकि अच्छे रोड्स बन गए हैं, रेलवेज, व्हीकल्स आ चुके हैं इसके लिए। फैक्ट्रीज आर सेटअप टू मैन्युफैक्चर ऑल द थिंग्स वी नीड। और हमारी जो ज़रूरत का सामान होता है, जैसे कि कपड़े हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कहाँ पे? फैक्ट्रीज में। वी बिल्ड हाउसेज सो दैट एवरीवन कैन हैव अ शेल्टर ऑफ देयर ओन। हम लोग फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स जैसे जैसे उन्होंने डेवलपमेंट किए अपने, तो उन्होंने खुद के घर भी बनाना शुरू किया कि जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो शेल्टर हमें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए घर बनाना फिर शुरू हो गया। The things we need to do all these have to be obtained from the environment. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो ज़रूरती चीज़ें होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है। We get them from places like forest, farms and mines. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से, फार्म से एंड माइन से। जैसे कि मिनरल ऑयल है तो हमें ये कहाँ से मिलेगा? माइन से मिलेगा, कोल माइन से मिलता है। जैसे कि फॉरेस्ट से हमें वुड मिलेगा, उसके बाद फ्रूट्स मिलते हैं, फार्म से हमें वेजिटेबल ग्रेन्स मिलते हैं। वाटर इज़ यूज इन द फैक्ट्रीज एंड देन द वेस्ट वाटर इज़ लेट इनटू रिवर्स। तो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वाटर की ज़रूरी होती है और जो वेस्ट वाटर बनता है ये फिर कहाँ पे छोड़ा जाता है? रिवर्स में।
ऑल दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और ये सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता ही है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ हार्म इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ऑल लिविंग थिंग्स। अगर हम एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही होता है, जो लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर भी होता है। एंड मैन इज़ नॉट एक्सेप्शन। तो मैन, हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो किस तरीके से, यही हमें इस लेसन में देखना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉपुलेशन। तो हमारा जो पॉपुलेशन है किस तरीके से ग्रो हो रहा है ये हम देखेंगे। फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है। A census was done in 1951. What was the population of our country then? तो सेंसस का मीनिंग होता है जनसंख्या या फिर जनगणना जो होती है। तो उसमें क्या होता है कि सारे हमारे कंट्री का पूरा पॉपुलेशन कितना है, लोग कितने हैं, ये काउंट किया जाता है। तो 1951 में जो जनगणना हुई थी तो उस टाइम हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड है अ सेंसस वॉज डन इन 2011. व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री देन? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके पेरेंट्स की हेल्प आप ले सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। इन द लास्ट 60 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ ट्रिपल। तो देखिए, अगर लास्ट 60 ईयर्स की बात करेंगे तो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये ट्रिपल 3 गुना बढ़ चुकी है। इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और अभी भी ये बढ़ ही रही है। सो द डिमांड फॉर ऑल दिस थिंग्स दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट हैज़ इंक्रीज मेनी टाइम्स ओवर। तो देखिए, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें ये हमें कहाँ से मिल रही है, नेचर से। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो ज़रूरत है वो भी बढ़ रही है, तो इसका पूरा बर्डन, प्रेशर किस पे होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर। पीपल कुड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। तो देखिए, जो गाँव होते हैं यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोज़गार है, काम है, ये नहीं मिल पाता है। सो दे बिगेन टू लिव एंड टू गो टू दी सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। तो काम के लिए लोग क्या करते हैं, फिर सिटीज़ में, शहरों में जाने लगते हैं। सिटीज़ बिकेम क्राउडेड, और इसीलिए सिटीज़ में हमें क्राउड ज़्यादा दिखाई देती है, भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जिन्हें काम नहीं मिलता है वो भी लोग गांव से फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, इसके लिए। द पॉपुलेशन इन द सिटीज़ ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स, और इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही लिमिट में सिटीज़ में लोग रहेंगे, ये जनसंख्या अभी बढ़ ही रही है। सिटीज़ बिगेन टू एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर लोग ज़्यादा हैं और वाटर सप्लाई है ये तो लिमिटेड ही होगा, तो यहाँ पे शॉर्टेज होता है पानी का। देयर वेर नॉट इनफ हाउसेज फॉर एवरीबडी, और यहाँ पे हर किसी के लिए घर अवेलेबल भी नहीं हो पाता है, या फिर सब लोगों को एक अच्छी जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सो पीपल कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू स्टे, और इसीलिए लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिल पाती है। देयर यूज टू बी ओपन स्पेसेस एंड फील्ड्स अराउंड दी सिटीज़, और इसीलिए कई सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, जो ओपन स्पेस है, जहाँ पे ग्राउंड है, फील्ड है, वहाँ पर ही रहने के लिए लग जाते हैं। न्यू कॉलोनीज केम अप देयर, और उनकी अलग ही जो नई कॉलोनीज है वहाँ पे बन जाती है। एंड टू बिल्ड दीज न्यू हाउसेज एंड कॉलोनीज द ट्रीज देयर हैड टू बी कट डाउन, और जहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ रही है, घर भी नए बनने लगे हैं, न्यू कॉलोनीज बनने लगी है। अगर न्यू बिल्डिंग्स बनानी है तो उनके लिए जगह तो चाहिए। फिर ये जगह कहाँ से आती है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ पे ट्रीज़ है, जहाँ पे फील्ड दिख रहे हैं, उनको काट के फिर वहाँ पे जगह बनाई जाती है, न्यू हाउसेस, न्यू कॉलोनीज, बिल्डिंग्स फिर बनाई जाती है। तो ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। इन सिटीज़ वन हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट टू वर्क, और कई बार देखिए क्या होता है, सिटीज़ में जो लोग रहते हैं एक ही जगह पे काम करते हैं, क्या नहीं, कोई एक जगह पे रहता है तो उनका काम कई लॉन्ग डिस्टेंस होता है जहाँ पे उनको काम के लिए जाना पड़ता है। सो पीपल इन सिटीज़ बिगेन टू बाय व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स। तो लंबा रास्ता है या फिर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, और व्हीकल्स कैसे चलते हैं, फ्यूल्स के ऊपर। इन ऑल बिग सिटीज़ दीज व्हीकल्स स्प्यू स्मोक एज दे आर ड्राइवन अराउंड। तो सिटीज़ में व्हीकल्स ज़्यादा होने के कारण जो स्मोक होता है, जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, ये भी ज़्यादा मात्रा में होता है। द स्मोक मिक्सेस विद द सिटी एयर, और जो ये धुआं निकलता है ये मिक्स कहाँ पे होता है, जो हमारी एयर होती है, सिटी में जो एयर है उसमें फिर ये धुआं मिक्स हो जाता है।
एज अ रिजल्ट पीपल बिगेन टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और अगर यहाँ पे हवा जो है ये पूरी तरीके से पोल्यूट हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, तो फिर हम लोग ब्रीदिंग जो करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होने लगती है। इंस्टांसेस ऑफ अस्थमा एंड अदर लंग डिसऑर्डर्स बिगेन टू इंक्रीज। और इसी कारण कई सारे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो लंग हमारे जो होते हैं उनके डिसऑर्डर्स, उनके कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती है, प्योर नहीं होती है। पोल्यूटेड एयर हमारे शरीर के अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर जाती है, तो उसका इफेक्ट होता ही है। तो कई सारे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ट्रीज हैव बीन बैनिश फ्रॉम सिटीज़, सो बर्ड्स डू नॉट फाइंड प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो देखिए बिल्डिंग के लिए अगर ट्रीज हम काटने वाले हैं, काटते हैं, तो उस ट्रीज के ऊपर रहने वाले बर्ड्स तो वहाँ पे रहने के लिए नहीं आते हैं, वो वहाँ से चले जाएंगे। दे ऑल्सो फाइंड द स्मोक इन द सिटी यर ट्रबलसम। तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं अगर स्मोक ज़्यादा होता है सिटी में। देर आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ गेटिंग वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। और उन्हें ये भी पता होता है कि अगर उन्हें पानी पीने की ज़रूरत है तो उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा, बिल्डिंग में कौन पानी रखता है। तो इसीलिए देखिए स्टूडेंट, अगर आपके घर में बालकनी है या फिर बाहर जगह होती है तो वहाँ पे पानी रखना चाहिए, ताकि जो बर्ड्स होते हैं, स्पैरोज वगैरह आते हैं, तो उनको पानी मिल जाएगा। सो देर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर बर्ड्स इन सिटीज़ नाउ। तो इसके लिए जो बर्ड्स हमें सिटी में कम दिखाई देते हैं, अगर आप गाँव में जाओगे, विलेज में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग तरीके के बर्ड्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे इजीली खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, ट्रीज होते हैं तो नेस्ट भी मिल जाता है रहने के लिए। लेकिन सिटीज़ में उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, इसके लिए वो यहाँ पे कम रहते हैं। द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट इज ऑल्सो फॉलिंग। तो बटरफ्लाइज तो हमें दिखाई नहीं देते हैं सिटीज़ में, और दिखाई भी देते तो एक आध दूसरा ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम गाँव में जाएंगे तो वो हमें कई सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं अलग अलग कलर के। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़ फेल्स समटाइम्स। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाती है और ये फेल हो जाती है। जैसे कि बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं, तो ये ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं करती तो पूरा पानी भर जाता है सिटी में। देन वाटर कलेक्ट्स इन द मिड्स ऑफ लिविंग एरियाज। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वहीं पे फिर जो गटार्स होती है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। मॉस्किटोज ग्रो इन इट, और उसमें मॉस्किटो भी बढ़ने लगते हैं। दे स्प्रेड डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, चिकनगुनिया। तो मॉस्किटो ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, इस तरीके के डिसीजेस स्प्रेड करेंगे। डू यू सी हाउ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन स्पॉइल द लाइफ वी लीड इन सिटीज़। तो आपने कभी देखा है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके कारण जो हमारी लाइफ है ये खराब हो रही है। ग्राउंड वाटर इज ड्राइंग अप। तो कैसे ये हम देखेंगे यहाँ पे, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वी यूज वाटर फॉर कीपिंग अवर सेल्स एंड अवर हाउसेज क्लीन, फॉर कुकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, हमें ये बात तो पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम हर किसी काम के लिए पानी को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम खुद को बात करने के लिए, नहाने के लिए पानी को यूज़ करते हैं, खुद को क्लीन करने के लिए। उसी तरीके से हमारे जो हाउसेस है उसे क्लीन करने के लिए कुकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या लगता है, वाटर लगता है। इसीलिए हम सब के लिए वाटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एज द रेनी सीजन एंड्स द वाटर इन रिवर्स डिक्रीजेस। तो जैसे रेनी सीजन में अगर हम लोग देखते हैं तो रिवर्स में पानी काफ़ी दिखाई देता है हमें, उनकी जो लेवल होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आफ्टर रेनी सीजन, जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, रिवर्स में जो पानी है उसका लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वाटर इन वेल्स टू रिसीड्स। वेल में जो पानी होता है, जो कि कुएं होते हैं, तो कुएं का पानी में क्या हो जाएगा, रिसीड्स, मतलब कम हो जाता है। देयर वाटर barely लास्ट अप टू द मंथ ऑफ मार्च द फॉलोइंग ईयर। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे समर सीजन आने लगता है तो हमें हर जगह पे पानी कम दिखाई देने लगता है। लेटर इन समर मेनी विलेजेस फेस अ सीरियस स्कैरेसिटी ऑफ वाटर। स्कैरेसिटी मतलब कमी, पानी की कमी की जो प्रॉब्लम होती है उसे फेस करना पड़ता है कई सारी जगह पे। जैसे कि कई सारे विलेजेस होते हैं कि वहाँ पे पीने के लिए भी पानी ठीक से नहीं मिल पाता है। डू यू नो में देखेंगे, पीपल सेटल ओनली वेयर वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम वन सोर्स और दी अदर। तो लोग कहाँ पे सेटल होते हैं, कहाँ पे बस्तियाँ कहाँ पे बसती है, या फिर जो बिल्डिंग्स बनती है वो कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होगा, या फिर एक सोर्स हो या फिर ज़्यादा सोर्स हो। लेकिन लोग पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उसके बाद ही वहाँ पे सेटल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो सोर्सेज दिए हैं, जैसे कि डैम है एंड हैंड पंप है। तो इनका पानी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग, द रेनफॉल हाउएवर रिमेन्स द सेम। जैसे ये पॉपुलेशन
मतलब जनसंख्या, लोगों की संख्या क्या हो रही है, ग्रोइंग मतलब बढ़ रही है, लेकिन रेनफॉल तो बढ़ नहीं रहा है, जैसे कि वैसा ये रिमेन्स दी सेम, मतलब बारिश तो उतनी ही होती है लेकिन लोगों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, अगर लोग बढ़ रहे हैं और बारिश उतनी ही हो रही है तो यहाँ पे पानी की कमी हमें महसूस होती है। मच ऑफ रेन वाटर फ्लोज अवे अनयूज, जो रेन वाटर होता है वो फ्लो होता है रिवर्स के थ्रू या फिर ज़मीन में कहीं पर भी फ्लो होता है तो वो अनयूज होता है, उसे हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। सो वी बिगेन टू बिल्ड डैम्स टू स्टोर रेन वाटर एंड यूज इट लाइटर, तो फिर यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि डैम्स बनाने लगे, कि डैम्स अगर बनाएंगे तो पानी जो है स्टोर कर पाएंगे और उसे फिर हम लोग साल भर में यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए डैम यूज़ किए जाते हैं। Some people began to use bore wells rather than draw wells and to use hand pumps to lift water, तो ये कई सारे तरीके के फिर बाद में अपनाए गए कि जिनके कारण हमें पानी अवेलेबल इजीली हो जाता है। Then pumps that work mechanically on diesel or electricity were invented, फिर उसके बाद जो पंप्स होते हैं जिससे पानी खींचा जा सकता है, ऐसे पंप फिर इन्वेंट हुए, जैसे कि डीजल के ऊपर चलने वाले कुछ पंप होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले होते हैं। नाउ द यूज़ ऑफ सच पम्प्स हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड, और अभी तो सारे लोग ही इनको यूज़ करते हैं। द पॉपुलेशन हैज़ सो ग्रेटली इंक्रीज दैट नाउ एवरी समर वी फेस सेवियर वाटर स्कैरसिटी, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, लोक संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो समर में पानी की कमतरता हमें होती है, पानी की कमी जो होती है उसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अनदर प्रॉब्लम दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ कॉज वॉज दैट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर पानी की कमी है उसी तरीके से और एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो होता है कि फूड की अवेलेबिलिटी। अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो उनके लिए अगर पीने का पानी जैसे लगता है उसी तरीके से खाना भी चाहिए, अगर लोग बढ़ते हैं तो उनके लिए जो खाना बन रहा है वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो खाने की भी कमी यहाँ पे होती है। द फूड प्रोड्यूस इन द कंट्री बिगेन टू फॉल शॉर्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो जितने लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं उतनी ही हमारी जो ग्रेन्स प्रोडक्शन होता है या फिर फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वो उतना नहीं है, तो इसीलिए हमें फूड की कमी महसूस होती है। सो अवर साइंटिस्ट डेवलप इम्प्रूव मेथड ऑफ फार्मिंग, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, कुछ फार्मिंग के इम्प्रूव मेथड्स, डेवलप मेथड्स यहाँ पे इन्वेंट किए हैं कि जिनके कारण ग्रेन्स या वेजिटेबल्स जो भी फूड हमें चाहिए वो क्या हो सकता है, इजीली अवेलेबल हो सकता है। प्रीवियसली फार्मर्स वुड ग्रो ओनली वन क्रॉप इन द ईयर, तो पहले क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे वो साल भर में सिर्फ एक ही तरीके का क्या करते थे, क्रॉप्स लगाते थे। नाउ दे कैन टेक 2 और इवन 3 क्रॉप्स एवरी ईयर, लेकिन अभी वो क्या करते हैं, 2 से 3 तरीके के क्रॉप्स वो एक साल भर में निकाल पाते हैं। एज अ रिजल्ट फूड प्रोडक्शन इंक्रीज बट सो डीड द डिमांड फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, अगर यहाँ पे फूड हम लोग फार्मिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे एक साल में 3-3 क्रॉप्स निकालेंगे तो वहाँ पे फूड प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन फूड प्रोडक्शन करने के लिए भी तो वाटर चाहिए, तो वहाँ पे अगर वाटर की डिमांड बढ़ती है एग्रीकल्चर के लिए तो पानी की कमी हमें महसूस ज़रूर होती है। यूज़ योर ब्रेन पावर में देखेंगे, previously water was needed for farming only during the rainy season, now it is needed for 8 months in the year, where 3 crops are taken it is required all year round, तो जैसे कि पहले साल भर में एक ही बार क्रॉप्स निकाले जाते थे जो कि रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन में पानी तो मिल जाता था, लेकिन बाद के जो 8 मंथ्स होते थे वहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती, अभी भी पड़ती है। जैसे कि हम लोग साल भर में 3 क्रॉप्स को उगाएंगे तो उन लोगों को जो भी क्रॉप्स निकालने वहाँ पे तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये पानी हमें कहाँ से मिलेगा, इट ओनली रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो रेन तो रेनी सीजन में ही होता है। देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट द वाटर फॉर फार्मिंग एंड फॉर ऑल अवर अदर नीड्स, तो देखिए रेनी सीजन में तो रेन हो जाती है तब तो हमें पानी मिलेगा, लेकिन बाकी के महीनों में क्या होता है, तब हमें पानी कहाँ से मिलता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। वी एक्सपीरियंस स्कैरसिटी ऑफ वाटर सून आफ्टर द रेस, जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद हमें पानी की थोड़ी सी कमी महसूस होने लगती है। देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम द फील्ड्स इन समर एंड द विंटर, तो फिर रेनी सीजन के बाद हमें समर सीजन में, विंटर सीजन में जो पानी मिलता है फील्ड्स में हो या फिर हमारे घरों में भी, ये पानी कहाँ से मिलता है, रेन वाटर दैट हैज़ स्पीडेड इनटू द सॉइल कैन बी यूज इन दिस सिचुएशन, तो जो
रेन वाटर दैट हैज सीप इनटू दी सॉइल कैन बी यूज इन दिस सिचुएशन। तो देखिए रेन वाटर जो पानी की जब बारिश होती है तो पानी ज़मीन के अंदर सीप होता है, मतलब ऑब्जर्व हो जाता है। वाटर फाउंड इन वेल्स एंड बोरवेल्स इज नथिंग बट रेन वाटर दैट हैज सीप इनटू दी ग्राउंड। तो जैसे कि हम लोग वेल्स बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, बोरवेल्स बनाते हैं और उसके बाद फिर मोटर लगा के वो पानी खींचते हैं ऊपर, तो ये पानी क्या होता है, यही पानी होता है जो कि रेनी सीजन में पानी ज़मीन के अंदर जाता है, वही पानी फिर हम वेल के थ्रू, बोरवेल्स के थ्रू निकाल पाते हैं। Let us learn about some traditional methods of drawing water from wells. In the Konkan region, there are groves of coconut, betel nut and bananas. They are watered using the water wheel to lift water from the wells. A horizontal beam is placed over the mouth of the well. It supports a large wooden wheel which turns around. This wheel is called the rahat. तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, इस तरीके से होता है ये, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरीके का व्हील होता है जिसके ऊपर जिसे क्या कहा जाता है, राहट या फिर राहट गाड़गे कहा जाता है, जिसके थ्रू वेल से क्या किया जाता है, पानी निकाला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, व्हेन द व्हील टर्न्स द चेन ऑफ पॉट्स टर्न विथ इट, वन बाय वन दे डीप इनटू द वाटर इन द वेल एंड गेट फिल एज दे कम अप। एज द व्हील टर्न्स ईच पॉट टर्न्स ओवर एंड द वाटर गेट्स पोर इनटू द चैनल। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। ये एक तरीके का व्हील होता है जिसमें पॉट क्या होते हैं, फिक्स किए जाते हैं और उसमें एक चेन लगा होता है। जैसे ये रोटेट होता है, जब भी ये नीचे जाएगा वेल के अंदर, तो ये यहाँ पे अगर सपोज वाटर है तो उसमें पानी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद ये जब बाहर निकालता है तो उससे जो पानी गिरेगा पॉट से वो चैनल में चला जाता है। फ्रॉम देयर इट इज टेकन टू दी ग्रूज, वहाँ पे ग्रूज होते हैं जिसके कारण ये पानी आगे जाएगा। द वाटर व्हील इज टर्न विद द हेल्प ऑफ ए बुलक और ए मेल बफेलो। तो ये जो वाटर व्हील है उसे खींचने के लिए कौन काम करता है यहाँ पे, जो बैल होते हैं या फिर जो मेल बफेलो होते हैं। सच वाटर व्हील्स और राहट गाड़गे आर स्टिल इन यूज इन सम प्लेसेस इन द कोकन रीजन। तो ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कोकन रीजन में यूज़ किए जाते हैं, जो कि आज भी लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होती है जो लोग आज कम यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फ्यूल पे चलने वाले मोटर्स, इंजन्स अभी डेवलप हो चुके हैं, तो लोग इसका कम यूज़ करने लगे हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अ मोट वॉज इन यूज फॉर लिफ्टिंग वेल वाटर। A moat is a large leather bag. It is lowered into the water at the end of a rope. When it is full, it is lifted out of the well. The water is used for the fields. Bullock move to and fro on a ramp to help lower the bag and lift it. And the moat is used in a very few places now. तो देखिए मोट का फंक्शन भी कुछ इसी तरीके का होता है जैसे कि राहट का हमने देखा। इस तरीके से एक बड़ी सी बैग होती है, लेदर की बैग, जो कि नीचे वेल में छोड़ी जाती है। उसके बाद जब ये पानी से भर जाएगी तो फिर ये यहाँ पे जो रोप लगा हुआ है इसे कौन खींचेगा, जो बैल वगैरह होते हैं, तो ये क्या करेगी, इसे आगे खींचेंगे तो ये बैग ऊपर आ जाएगा और फिर ये पानी जो है यहाँ से आगे क्या होता है, फील्ड्स को दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके के जो ट्रेडिशनल मेथड है खेती में पानी देने के लिए यूज़ किए जाते थे। पहले ज़्यादा करते थे, अभी मोटर्स इन्वेंट होने के कारण कम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ महाराष्ट्र के प्लेसेस है जहाँ पे ये दो मेथड्स अभी भी यूज़ करते हैं लोग। Nowadays fields are watered using diesels or electric pumps. These mechanical pumps can lift many times more water than the modes ever could. तो देखिए जैसे कि मोड्स या फिर राहट यूज़ करके जितना पानी लिफ्ट हो सकता है उससे कई ज़्यादा पानी इलेक्ट्रिक पम्प्स क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। Besides, because more than one crop is taken every year, the pumps are used to lift water even after the rainy season. As a result, the water stored underground is getting used up rapidly. तो अंडरग्राउंड जो वाटर है यहाँ पे, जो कि बारिश होने के बाद जो पानी सिप होता है ज़मीन के अंदर, उसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेल बना के, बोरवेल बना के। तो आजकल तो हम लोग मोट वगैरह ये तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो मोटर्स है, जो इलेक्ट्रिक पम्प्स है, उन्हें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इनका यूज़ अगर ज़्यादा हो रहा है तो जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर है उसे भी हम क्या कर रहे हैं, रैपिडली यूज़ कर रहे हैं। What we have learned, तो हमने यहाँ से क्या सीखा इस लेसन से, व्हीकल्स लाइक अ मोटर कार्स, बसेस एंड स्कूटर्स दैट रन ऑन मिनरल ऑयल वेयर इन्वेंटेड, सो टू वेयर रेलवे ट्रेन्स, इट मेड ट्रैवलिंग ईजियर। तो जो व्हीकल्स इन्वेंटेड हुए, मोटर कार्स, बस, ट्रेन्स, तो इनके कारण जो ट्रैवलिंग है काफ़ी ईजी हो चुकी है। जैसे कि पहले के ज़माने में ये नहीं था तो लोगों को टाइम लगता था ट्रैवल करने में।
We build dams, road and railways. We set up factories and build houses. We release wastewater from factories into rivers. This causes harm to the environment as well as to the living things in it. तो किस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, हार्मफुल चीज़ें पहुँचाते, तो ये दिया है। जैसे कि फैक्ट्रीज में निकलने वाला पानी है या फिर हाउसेस में निकलने वाला जो खराब पानी होता है, उसे अगर रिवर में छोड़ा जाएगा तो रिवर का पानी क्या होगा, खराब हो जाएगा। As the population keeps growing, the demand for this we get from the environment also grows in leaves and bones. Cities became crowded as the people left their villages in search for work. जैसे कि हमने लेसन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि जैसे गांव में ज़्यादा काम ना होने के कारण लोग क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़कर सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं और उसी कारण सिटीज़ में क्राउड मतलब गर्दी ज़्यादा दिखने लगी है। As trees are felled, birds do not find nesting places. There is a smoke too. As a result, the numbers of birds, butterflies, and other insects in cities are falling. तो cities में हमें birds, animals या फिर butterflies ये क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं तो यहाँ पे स्मोक ज़्यादा होता है, तो वो लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। और उसी तरीके से बिल्डिंग्स बनाने के लिए ट्रीज़ को कट किया जाता है, तो ट्रीज़ पे ये लोग अपना नेस्ट बनाते हैं। तो अगर ट्रीज़ ही नहीं है तो बर्ड्स भी वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। द ग्रेटर द पॉपुलेशन द ग्रेटर इज़ द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ फूड ग्रेन जो है उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, पानी की डिमांड भी बढ़ेगी। Previously in Konkan, the water wheel was used to draw well water, while the moat was used elsewhere in Maharashtra. Now pumps are used for the purpose in most places. जैसे कि हमने अभी ये पॉइंट डिस्कस किया है।